अगस्त को होगी, मगर आज की सुनवाई के दौरान कई दिलचस्प किस्से सामने आए हैं। उस पर विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था संसद में, जहां मणिपुर की दरिंदगी छाई रही, उसकी चर्चा छाई रही और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल कल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर जिस क्रोध और दुख को व्यक्त किया था, लेकिन मणिपुर के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र भी छेड़कर अपनी सियासी प्रायोरिटी को उन्होंने सामने रख दिया था कि उनके लिए क्या जरूरी है। मणिपुर में शांति जरूरी है या राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव जरूरी हैं। शायद यही वजह है कि मोदी जी ने अब तक न तो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को से इस्तीफा लिया है और न ही अपनी पार्टी के लिए काम करने वाले ट्रोलर्स को रोका कि गलत खबरें न फैलाएं। आपको बता दूं दोस्तों कि एक न्यूज एजेंसी ने मणिपुर के मुख्य आरोपी की पहचान एक मुस्लिम व्यक्ति की बता करके बाकायदा ट्वीट भी कर दिया था और बीजेपी समर्थकों ने इसे खूब प्रसारित किया, लेकिन फैक्ट चेक से पता चला कि ये गलत है और इसके बाद इस एजेंसी ने अपने ट्वीट को हटा दिया। मगर जो गलत बात फैलनी थी वो तो फैल ही गई। बीजेपी ने एक बार फिर एक गंभीर अपराध में हिंदू और मुसलमान करने का मौका जो है वो ढूंढ लिया है। मणिपुर पर मोदी जी अगर वाकई गंभीर होते तो इतने दिनों तक चुप नहीं रहते, और दूसरी बात, अब तक वहां जाकर के वो कुछ न कुछ कह करके आ चुके होते। और तीसरी बात ये कि संसद में इस पर वो खुली चर्चा करवाते, इससे परहेज नहीं करते। कल संसद भवन से बाहर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देने आए, और वो भी इसलिए क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के नोटिस जारी कर दिया था। सुनिए क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल की ये बाइट है, सुनिए। आप सुन चुके होंगे लेकिन फिर भी सुनिए। लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी दल इस पर बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी कुतर्कों से बचाव करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट भी किया है कि आपने कल संसद के अंदर कोई बयान नहीं दिया। यदि आप क्रोधित होते तो कांग्रेस शासित राज्यों के साथ झूठी समरूपता बनाने के बजाय सबसे पहले अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते। इंडिया आपसे अपेक्षा करता है कि आप आज संसद में एक विस्तृत बयान देंगे, न केवल एक घटना पर बल्कि 80 दिनों की हिंसा पर, जिस पर राज्य और केंद्र में आपकी सरकार बिल्कुल असहाय और पक्षपातहीन दिख रही है। ये खड़गे साहब का कहना है। और खड़गे जी के इस ट्वीट के बाद जैसा अनुमान था, संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और सोमवार तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है इसके बाद कि मैंने सर्वदलीय बैठक में ये कहा था और मैं इसे संसद में दोहराता हूं कि हम मणिपुर पर संसद में सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो अनावश्यक रूप से यहां ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर चर्चा ना हो सके। सुनिए जरा राजनाथ सिंह को। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा।
तो बड़ी चालाकी से बीजेपी अपनी जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल रही है। हालांकि जनता सब देख रही है। बीजेपी न सिर्फ संसद के अंदर घिर रही है बल्कि बाहर भी कांग्रेस उसे घेर रही है। आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने बड़ी रैली की जिसमें हजारों लाखों लोग आए। आप जानते हैं कि ग्वालियर सिंधिया राजघराने का गढ़ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने का काम कांग्रेस ने उनके घर में घुसकर किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी यहीं नहीं रुकी बल्कि मोदी सरकार, मणिपुर, सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान सबको घेरा। सुनिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूं। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूं कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूं कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूं। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है। घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। तो मैं आपसे तो सुन रहे हैं आप प्रियंका गांधी को। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी को संसद से लेकर सड़क तक घेर रही है, बीजेपी घिर रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी उसके लिए तत्काल फायदा नजर नहीं आ रहा है। कल सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। तो आज राहुल गांधी के केस में गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को भी 10 दिन का नोटिस, यानी 10 दिन में आप जवाब दाखिल कीजिए, इसका आदेश हुआ है। जैसा पहले बता चुका हूं दोस्तों कि राहुल गांधी की सजा खारिज करने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। लेकिन आज कोर्ट रूम में एक दिलचस्प संवाद हुआ। मामले की सुनवाई कर रहे हैं 2 जजों की बेंच है और पहले जज जो हैं उनका नाम है जस्टिस BR गवई और दूसरे जज जो हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। ये दोनों जजों की बेंच के सामने 2 वकील खड़े थे। राहुल गांधी के अपक्ष रख रहे थे वकील अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरी तरफ से पक्ष रख रहे थे पूर्णेश मोदी जी का जो पक्ष रख रहे थे वो महेश जेठमलानी पक्ष रख रहे थे। तो यहाँ पर एक संवाद बहुत दिलचस्प है, जरा उस संवाद की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले गवई साहब ने कहा कि मेरे पिता RS गवई भले ही कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो 40 सालों से अधिक समय तक पार्टी से जुड़े हुए थे और उसके समर्थन से संसद सदस्य और विधायक चुने गए थे। गवई साहब ने और भी कहा कि जस्टिस गवई की बात कर रहा हूँ कि उनके भाई यानी गवई के भाई जो हैं कह रहे हैं, ये देखिए मेरे भाई भी एक नेता हैं जो आज भी कांग्रेस से जुड़े हैं। अगर किसी को मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई समस्या है तो कृपया मुझे बताएं। ये गवई साहब कह रहे हैं कि अगर आप दोनों में से किसी को अगर मेरी इस पारिवारिक पृष्ठभूमि से समस्या है तो कृपया मुझे बताएं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जो राहुल गांधी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल न्यायपूर्ण बयान है और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति गवई ने फिर से कहा कि विक्टोरिया गवरी केस में मेरे इन संबंधों पर बात की गई थी।
अब आप तय करिए। ये कह रहे हैं गवई साहब कि एक केस, दूसरा केस था विक्टोरिया गवरी के केस, उसमें मेरे इन संबंधों को लेकर के बात की गई थी, इसलिए आप दोनों तय कर लीजिए कि मुझे ये केस सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद जस्टिस गवई ने साफ साफ कहा कि अगर किसी को मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई समस्या है तो कृपया बताएं। ये तमाम बातें हो रही हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर से कहा कि हाँ, हम जानते हैं, हमें आपसे इस मामले की सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं है। तब जाकर के गवई साहब जो हैं वो तैयार हुए और उन्होंने सुनवाई शुरू की। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई है, ये जो चर्चा है, दिलचस्प चर्चा, ईमानदारी की मिसाल है दोस्तों, क्योंकि जज जो बैठे हुए हैं, 2 जजों की पीठ में से एक जज कह रहा है कि मेरा संबंध कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से है, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती है, लेकिन आप दोनों तय कर लीजिए कि मुझे ये केस सुनना है कि नहीं सुनना है। यानी आप दोनों बताइए कि मैं इस बेंच में एक सदस्य के रूप में रहूं या ना रहूं। तो एक दिलचस्प वाकया आज ये हुआ राहुल गांधी के केस में, लेकिन अब राहुल गांधी के भविष्य की जो फैसला है वो 4 अगस्त को होगा और तभी तय होगा कि राहुल गांधी संसद में इस सत्र में आ पाएंगे या नहीं। लेकिन ये देखना अभी दिलचस्प है कि बीजेपी अगले साल संसद में किस तरह बैठेगी, किस तरफ बैठेगी। यानी वो 2024 की बात कर रहा हूं। संसद में एक पक्ष सत्ता पक्ष होता है और दूसरा पक्ष जो होता है वो विपक्ष होता है। क्या बीजेपी अगले 2024 के चुनाव के बाद, ये जो महीना चल रहा है, जुलाई का महीना, जून जुलाई से ही, यानी मई के बाद जून या जुलाई में, या कहें ठीक इसी समय सदन के अंदर विपक्ष में बैठेगी? बड़ा सवाल है। ये सवाल का जवाब शायद बीजेपी के लोग अभी से जान रहे होंगे और उनसे ज्यादा देश की जनता जानती है, क्योंकि अभी माहौल जिस तरह इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया या कहें तो कांग्रेस और बाकी विपक्ष के फेवर में बन रहा है, उससे बीजेपी परेशान हो रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सुनवाई हुई है, उससे बीजेपी की राहुल गांधी को कमजोर करने की कोशिशों को और धक्का लगा है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मोदी जी संसद में अपना दम दिखा पाएंगे। 56 इंच का सीना और सीने को ठोक करके जो अभी तक प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं, वो दम दिखा पाएंगे? मणिपुर को लेकर के चर्चा करवा पाएंगे? इंडिया के आगे, इंडिया मतलब 26 दलों का जो गठबंधन है उसके आगे बेबस होंगे? या अगर कोटेड इंडिया कहें तो भारत जो देश है उसके आगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बेबस होगी? बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है जो हम लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से संसद तक बीजेपी को झटका ही झटका है। कैसे है आपके सामने रख चुका हूं, कुछ हमारे साथी रख